Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 25th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज इंडिया का जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है उसे कैप करने की डिस्कशन करेंगे, स्पेशली बिकॉज अगर हम देखें तो ग्लोबली फर्टिलाइज़र्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू कैप आवर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र. इसे लेकर आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द फर्टिलाइज़र पिंच. सो वी गोइंग टू कवर दिस एंटायर सिनारियो एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कशन द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट. सो विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितनी है, बढ़ रही है या कम हो रही है, इसे लेकर कौन कौन से स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. तो दोनों ही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं. जब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेट कर जाता है, जीएस पेपर 3 से रिलेट करता है. विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, इसे आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं. सो बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहले शुरुआत हम फर्टिलाइज़र पिंच से ही करेंगे. एंड यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी रेलेवेंस है. आप इसको एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, साइंस बिहाइंड द फर्टिलाइज़र, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं फर्टिलाइज़र को लेकर. बट मेनली मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्टिलाइज़र्स का ये जो इशू है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइज़र, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र क्या है. देखिए, फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटेरियल, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है, जिसको जब आप सॉइल के ऊपर अप्लाई करते हो तो इससे प्लांट्स को नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज फर्टिलाइज़र. एंड नाउ करेंटली इंडिया इज फेसिंग द चैलेंज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र. एक तो फर्टिलाइज़र्स की जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन हो गई है, एंड अलॉन्ग विद दिस जो फर्टिलाइज़र्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं. सो इन दोनों ही वजहों से इंडिया एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में है व्हेन इट कम्स टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्टिलाइज़र. अब इंडिया की अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन डिस्कस करें, so none of the country in the world has as much area under farming as India has. जितना एरिया इंडिया का अंडर फार्मिंग है इतना एरिया किसी भी कंट्री का नहीं है. At 169.3 million hectares in 2019, this was the land used for crop cultivation. यूएस में 160.4 मिलियन हेक्टेयर्स था, चाइना में 135.7 मिलियन हेक्टेयर्स था, रशिया में 123.4 मिलियन हेक्टेयर्स था, ब्राज़ील में 63.5 मिलियन हेक्टेयर्स था. तो इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया यूज़ किया जाता है फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, इट इज़ डन इन इंडिया. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फार्मिंग एट 169.3 मिलियन हेक्टेयर्स. India has a legacy of having this no dearth of land. We have water, we have appropriate amount of sunshine, which basically supports our agriculture, which makes our agriculture vibrant. But there is one more source जिसका डेफिशिएंसी इंडिया में रहती है और जिसको लेकर हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. दैट इज़ मिनरल फर्टिलाइज़र. बाकी सब कुछ है हमारे पास, वी हैव लैंड, वाटर, सनशाइन, एवरीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो इंडिया में कम है और जिसको हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है. एंड इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र्स. अगर हम लास्ट फिजिकल ईयर की बात करें, 2021 एंड 2022, तो फर्टिलाइज़र्स का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पहुंच चुका था एट द लेवल ऑफ $12.77. तो इन सब को देखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड टू कैप एंड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र, ताकि हम हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसे रिड्यूस कर सकें.
क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम इंडिया के ट्विन डेफिसिट्स की बात की थी, करंट अकाउंट डेफिसिट की हमने बात की थी। वहीं पे एक ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, इससे हमें किस तरह हमारी जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स की उसे कैप आउट करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना होगा ताकि हमारे इम्पोर्ट बिल भी रिड्यूस हो सके। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हुए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स: यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ पोटाश। यूरिया ये मेनली नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है, बिकॉज इसका जो बेसिक कंपोनेंट जो नेचुरल गैस का है वो मीथेन है। सो यू कैन ईजिली ऑब्टेन हाइड्रोजन by subjecting the natural gas into the reaction called as steam reforming। तो जब steam reforming करते हैं तो मीथेन से आप जो हाइड्रोजन है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक बार जब हाइड्रोजन मिल जाए तो इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाया जाता है एंड देन यू हैव अमोनिया। रिएक्शन भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यूरिया कैसे बनता है? यूरिया नेचुरल गैस से आता है। नेचुरल गैस से यूरिया क्यों बनता है? क्योंकि नेचुरल गैस में मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3। तो मीथेन से हाइड्रोजन निकाला जाता है। जब नेचुरल गैस को स्टीम रिफॉर्मिंग की जाती है, हाइड्रोजन निकाल लिया और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट किया और क्या बन गया? अमोनिया। एंड नाउ यू कैन यूज दिस अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, या फिर आप इसको फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके भी यूरिया फर्टिलाइजर ऑब्टेन कर सकते हैं। आफ्टर यूरिया कम्स डाईअमोनियम फॉस्फेट, DAP। ये सेकेंड मोस्ट यूज फर्टिलाइजर है। मोस्ट यूज तो यूरिया है, यूरिया के बाद आता है डाईअमोनियम फॉस्फेट। नाउ इसके अंदर देखो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फोरस है 46%, नाइट्रोजन है 18%। ये मेनली प्रेफर्ड सोर्स रहता है ऑफ फॉस्फोरस। इट इज़ सिमिलर टू यूरिया एंड देयरफॉर इट इज़ प्रेफर्ड एज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन आपको 46% ऑफ नाइट्रोजन मिल जाता है। म्यूरिएट ऑफ पोटाश, इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसके अंदर 60% पोटाश होता है। पोटाश प्लांट ग्रोथ की क्वालिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसका प्रोटीन प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ पोटाश, these are 3 different kinds of fertilizers. After knowing this, we should know that how much India imports it. अब डायरेक्ट यूज़ की अगर हम बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में इंडिया ने 18.93 मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किए, विच बेसिकली कॉस्ट अराउंड $12.77 बिलियन। यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ के लिए तो इतना था, डायरेक्टली जो बना बनाया हम फर्टिलाइज़र लेकर आए। इसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो अभी हमने देखा यूरिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिया के लिए फीड स्टॉक क्या चाहिए? नेचुरल गैस। 2021 एंड 2022 में इंडिया ने 23.42 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट किया था, विच वॉज इक्विवेलेंट टू $13.47 बिलियन। एंड एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसमें जो फर्टिलाइजर सेक्टर का जो शेयर था in the consumption of this regasified LNG, it was over 41%. तो उस टाइम पे जो LNG imports हुए हैं, it could have been more than $5.5 billion. Now if we talk about diammonium phosphate, तो देखिए हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ दिस इम्पोर्ट इंटरमीडिएट केमिकल्स, स्पेशली द फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया, and some of them they even produce phosphoric acid, और इसमें if you import the rock phosphate and sulfuric acid, तो जो phosphoric acid है आप उसे बना सकते हैं if you import sulfur।
तो इसीलिए डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए फॉस्फोरिक एसिड के लिए सल्फ़र का इंपोर्ट किया जाता है, तो ये भी रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ऐड हो गया. अदर देन दैट 8.33 मिलियन टन्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र ये सब इंक्लूडेड है इन डिफरेंट रेशियोज़. ये सब इंडिया ने इंपोर्ट किया है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज़ फेस्ड बाय इंडिया? तो देखें, सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो है ग्लोबल प्राइसेस. हमारी जो फर्टिलाइज़र सप्लाई की जो डिमांड है उसे मीट करने में सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ चुके हैं. एक तो हमारा खारिफ सोइंग सीज़न है. अब खारिफ सोइंग सीज़न में वैसे ही डिमांड फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा है, लेकिन ऑन द सेम टाइम रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन की, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया और ग्लोबली जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए. रशिया इज़ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस. समझो इस चीज़ को. और नेचुरल गैस को आप यूज़ करते हैं फॉर व्हाट? यू यूज़ इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. सो रशिया से जो सप्लाई आती है दैट इज़ ऑलमोस्ट अ थर्ड. 32% कॉन्ट्रीब्यूशन रशिया का रहता है. एंड ये जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो गैस यूज़ होती है 32% वहाँ पे जा रहा है. तो अब जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं इनकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई. तो नेचुरल गैस से जो यूरिया डिराइव होता है उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए. एक तरफ प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, एक तरफ फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ गई. इंडिया के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो हर साल इंक्रीज़ होती है, एंड इसी के साथ साथ इंडिया की फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है. ऑल्दो हम इंपोर्ट करते हैं बट स्टिल देयर इज़ दिस गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से जो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारे जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं वो भी मीट नहीं हो पाते. डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई आ नहीं रही. यहाँ पे एक और बड़ा रोल आता है दैट इज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी. गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी देती है बिकॉज इट इज़ द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड गवर्नमेंट इसे अफोर्डेबल बनाती है फॉर द फार्मर्स. तो इससे जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स खरीद पाते हैं एट बिलो मार्केट रेट. अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ अ फर्टिलाइज़र एंड द एक्चुअल अमाउंट दैट इज़ पेड बाय द फार्मर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सब्सिडी के थ्रू गवर्नमेंट उसे लेती है. अब यूरिया के ऊपर जो सब्सिडी लगाई जाती है, सेंटर यूरिया पे भी सब्सिडी देती है, एंड देयर इज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच प्लांट. तो जो यूनिट्स हैं दे सेल द फर्टिलाइजर टू द गवर्नमेंट एट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी देती है. जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं दे आर डी कंट्रोल्ड. इनके जो प्राइसेस हैं वो कंपनीज फिक्स करती हैं, बट स्टिल सेंटर पेज अ फ्लैट पर टन सब्सिडी ऑन द न्यूट्रिएंट्स, ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं ये रीजनेबल लेवल पे मार्केट में आए, ये ना हो कि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं. यहाँ पे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ पोटैश. अब इसके ऊपर अगर हम पैंडमिक का इम्पैक्ट देखें तो पैंडमिक की वजह से भी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है. इसका इंपोर्ट, इसकी ट्रांसपोर्टेशन पिछले लास्ट 2 सालों में काफ़ी डिस्टर्ब हुई है. चाइना इज़ द मेजर फर्टिलाइज़र एक्सपोर्टर एंड दे हैव ऑल्सो रिड्यूस देयर एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर एक डिप आ गया जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हुआ. हमारा 40 to 45% हमारे जो फॉस्फेटिक इम्पोर्ट्स हैं वो चाइना से करते हैं. So, what are the initiatives taken by India to address this issue? तो सबसे पहले यहाँ पे आता है the neem coating of urea. Department of Fertilizer, they have made it mandatory for all the domestic producers to produce 100% urea as neem coated urea. अब इस नीम कोटेड यूरिया का बेनिफिट ये होता है कि जो नाइट्रोजन है उसका स्लो रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन यूज़ की जो एफिशिएंसी है इस नीम कोटेड यूरिया के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है.
So it reduces the consumption of the neem coated urea as compared to normal urea, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है. इससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है. There is also reduction of the over usage of the plant protection chemicals. There is reduction in the pest and disease attack also, क्योंकि लंबे टाइम तक इसका इम्पैक्ट बना रहता है. Then we also have new urea policy 2015. इस न्यू यूरिया पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था दैट वी नीड टू मैक्सिमाइज इंडिजीनियस यूरिया प्रोडक्शन एंड यूरिया यूनिट्स के अंदर हमें एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ानी होगी सो दैट जो सब्सिडी बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो थोड़ा सा यहाँ पे रैशनलाइज हो सके. यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें 2014 के अंदर भी अमेंडमेंट्स की गई थी, जिसके अंदर यूरिया सेक्टर के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया गया था ताकि यूरिया सेक्टर के अंदर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सके. ये हमारा टारगेट है, हम इंडिजीनियस यूरिया प्रोडक्शन करें, यूरिया प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े. Then there is also this use of space technology in the fertilizer sector. जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, they have commissioned this 3-year pilot study on resource mapping of rock phosphate. They have used reflectance spectroscopy and earth observation data. ये हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसरो के अंडर इस स्टडी को किया है एंड दे हैव डन दिस इन कोलैबोरेशन विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट, ताकि इंडिया के अंदर जो रॉक्स हैं जिनके अंदर फॉस्फेट हो इसकी मैपिंग की जा रही है ताकि इंडिया से ही हमें और सप्लाई मिलनी शुरू हो जाए. देन वी ऑल्सो हैव द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम. ये 2010 के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर. अंडर दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो कि एनुअल बेसिस पे डिसाइड की जाएगी and this will be provided on each grade of subsidized phosphate and potassic P&F fertilizer depending upon their nutrient content. अब इसका एम ये है कि जो फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है उससे हम बैलेंस कर सकें ताकि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो एंड अगैन जो इंडिजीनियस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो सके एंड ताकि हमारा जो सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो भी रिड्यूस हो पाए. So what should be the India's approach going forward? किस तरह हम कैप कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं? तो पहले यहाँ पे बड़ा स्टेप आता है यूरिएज एंड नाइट्रिफिकेशन. वी नीड टू इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ दीज. जो हमारे यूरिया के अंदर जो यूरिया कंपाउंड्स हैं, इफ वील इनकॉर्पोरेट द यूरिएज एंड नाइट्रिफिकेशन दे इनहिबिट्स द कंपाउंड इन यूरिया. तो इससे बेसिकली जो केमिकल्स हैं वो रेट जिसके ऊपर जो यूरिया है वो हाइड्रोलाइज होता है उस रेट को स्लो डाउन कर देते हैं. मतलब यूरिया गैस की जो प्रोडक्शन होती है व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इट हैपन्स व्हेन यूरिया इज़ हाइड्रोलाइज्ड. तो अगर आप यूरिएज और नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो इससे स्लो हो जाता है द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइजेशन. फर्दर अगर नाइट्रीफाइड का जो प्रोसेस है जिसमें जो बिलो ग्राउंड लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है थ्रू लीचिंग, ये उस रेट को भी स्लो डाउन कर देता है. तो ओवरऑल जो अमोनिया की जो वॉलेटाइजेशन है, जो नाइट्रेट लीचिंग है वो कम हो जाएगी. तो इससे हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके पास ज़्यादा अमोनिया, ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल रह पाएगा. सो दैट विल एनेबल द फार्मर्स टू हार्वेस्ट द सेम इफ़ नॉट द बेटर यील्ड विद द नेक्स्ट नंबर ऑफ यूरिया बैग्स, क्योंकि उसका रिलीज़ ही स्लो डाउन हो गया, चाहे वो अमोनिया की वॉलेटाइजेशन हो चाहे वो नाइट्रेट की लीचिंग हो. देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो. वी नीड टू प्रमोट द सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसके अंदर 16% फॉस्फोरस होता है और 11% सल्फर रहता है. सो इंडिया कैन ऑल्सो इम्पोर्ट मोर रॉक फॉस्फेट टू मेक दिस सिंगल सुपर फॉस्फेट. तो ये डायरेक्टली सीधा रॉक फॉस्फेट से हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बना सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वीक फॉस्फोरिक एसिड और इसको हम आगे चल के जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं उसकी फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं.
देन यहाँ पे हम अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज़, इसका जो यूज़ है वो हम और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. वी कैन रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ इट टू पैडी एंड वीट. और जो बाकी क्रॉप्स हैं उनको उतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जिनके अंदर 46% फॉस्फोरस कंटेंट हो. तो हम हमारा जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसे हम सिर्फ और सिर्फ वीट और पैडी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस, अगर हम हमारे जो थर्ड कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो एक तो हो गया यूरिया, देन वी टॉक्ड अबाउट डाई अमोनियम फॉस्फेट, एंड आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट म्यूरेट ऑफ पोटैश. तो म्यूरेट ऑफ पोटैश में दे कैन बी रफली 3/4 ऑफ द इम्पोर्टेंट मटीरियल जो कि अभी हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, एंड वी कैन ओनली बैलेंस इज सोल्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू कॉम्प्लेक्सेस. इसको भी हमें अदर वे राउंड करना चाहिए. सो लास्टली एक यहाँ पे मॉरल सुएशन की बात भी आ जाती है. सो सी, इंडिया नीड्स टू विन इट्स फार्मर्स अवे फ्रॉम ऑल हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र. इसे लेकर हमें एक कंसनट्रेटेड पुश की ज़रूरत पड़ेगी. वी नीड सम हाई न्यूट्रिएंट एंड यूज़ एफिशिएंट एंड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा. इस तरह के जो हाई न्यूट्रिएंट हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं हमें इनको पॉपुलराइज करना होगा. We also need to exploit some alternative indigenous sources. For example, we have potash derived from molasses, which is based distillery, spent wash, and from seaweed extract. Also, there is no plan to reduce the consumption of high analysis fertilizer. That cannot succeed without farmers knowing what is suitable or what is substitute of the diammonium phosphate or and which the NPK complex or organic manure can bring down during their urea application, and they can bring it down from 2.5 to 1.5 bags per acre. तो इस आर्टिकल से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरह के डबल एज स्वॉर्ड में है. एक तरफ फर्टिलाइजर्स की हाई डिमांड और दूसरी तरफ ग्लोबली जो प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं वो. लेकिन इसे हम किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम्स, इसके रीजंस क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली इंडियन एग्रीकल्चर. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट से रिलेटेड है. तो एट प्रेजेंट अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल नंबर्स में हमको वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं. ना यहाँ पे हम अगर हमारा बैकग्राउंड देखें तो इंडिया में पहला जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था दैट हैपेंड इन 1952, एंड इस दौरान देयर वर 39 women leaders, strong, intelligent, passionate women leaders, and they were challenging a centuries old tide of men dominance over the polity. This was the scenario of 1952. But at a time when women, they form only 1.7% of total members of United States Congress, 1.1% of Parliament of UK, India has women representation of 5.5%. तो इंडिया इज़ इन द वे ऑफ देयर फाइट टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में 5.5% की विमेन रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वेयर एज यूएस में 1.7% है, यूके में 1.1% है. अब 1950s की जो शुरुआत थी ये बहुत इनकरेजिंग थी, बट डिस्पाइट ऑफ दिस द डिस्कोर्स एंड द कम्युनिकेशन एंड लॉज आर नाउ अ कंसर्न. तो वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर पॉसिबल फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन. सबसे पहले देयर इज़ लैक ऑफ न्यूट्रल एक्ट्स. अगर हम हमारी लास्ट डिकेड देखें तो हार्डली हमें वहाँ पे जनरल न्यूट्रल एक्ट्स मिलते थे. एक्ट्स वो मेड इन रेफरेंस टू वीमेन, नॉट एज लीडर और प्रोफेशनल्स, जैसे कि पुलिस मैन टर्म यूज़ की जाती थी. बट women, they were usually seen as the victims of the crime. There were also lack of confidence and finance. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि women politics के अंदर कम एंटर हुई. इलिटरेसी एक बड़ी हर्डल है जिससे कि जो women है, अगर देखो इलिटरेसी से हमारे पास जो women की एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अचीव होती है.
लेकिन इलिटरेसी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में एक बड़ा हर्डल है. Women candidate, they're less educated, they have less experience as compared to an average male candidate. फिर जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी प्रेवलेंट हैं. एजुकेशन में हो, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज में हो, एंड देर इज ऑल्सो दिस कंटिन्यूअल बायस्ड एटीट्यूड, यू नो, एज द इट इज़ अ बैरियर फॉर वीमेन लीडर. और जो सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स हैं वो भी वीमेन के ऊपर लगाए जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दी सोसाइटल एंड कल्चरल नॉर्म्स, women are barred from entering the politics. They have to accept the dictate which is imposed on them. So basically, women still, they bear the burden of society. Then also, there's a system in which all work inside is either done by the women of the family or it is organized by them through the domestic help. So we see that there is a sexual division of labor. It means that women spend far more time than men in home and child care. There is also slander and abuse. This is also one of the main reasons that women stay away from contesting elections, because they face difficulties during campaign. They face the slander and abuse. This is basically reflects towards the lack of safety. राज्यसभा में भी जो रूल ऑफ प्रोसीजर हैं, दे कंटिन्यू टू रेफर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. तो here also we can see that there is not a gender neutral language over here, chairman. So yes, there is an alarming degree of usage of masculine, pronouns, and they basically assume a power structure that is biased towards men. So what are the safeguards that are available and what are government's effort in this direction? तो सबसे पहले 108th अमेंडमेंट के बाद वी हैड विमेन रिजर्वेशन बिल 2008. ये पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस किया गया टू रिजर्व 33% ऑफ लोकसभा सीट फॉर विमेन. इसके साथ साथ आर्टिकल 46B में भी इट वाज ड्यूटी ऑफ स्टेट to protect the weaker section from social injustice and all forms of exploitation. फिर आर्टिकल 14 भी इम्पॉर्टेंट है. आर्टिकल 14 कहता है राइट ऑफ इक्वालिटी. ये हमारा फंडामेंटल राइट है. यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कि आर्टिकल 15 के अंदर रिफ्लेक्ट होती है वो भी यहाँ पे आ जाता है. इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. And इसके through India is obliged to take steps to have an appropriate measures to eliminate discrimination against women in political and public life, and in particular to ensure that women are as eligible as men to contest the elections to all kind of public bodies. They have the right to participate in contributing to government policy and its implementation. Here if we talk about Article 25 of International Covenant on Civil and Political Rights, which is binding on signatory states, and India is a signatory to this. So International Covenant on Civil and Political Rights, it says that every citizen shall have the right and opportunity without any distinctions mentioned in Article 2, and that is without unreasonable restrictions to vote and to be elected at a genuine periodic elections. In 2014, under the leadership of the then Speaker of Lok Sabha, Meera Kumar, the rules of procedure of Lok Sabha were made entirely gender neutral. It's a big step. Since then, each Lok Sabha committee head has been referred to as chairperson. Instead of using the term chairman, the term that was used was chairperson. So this initiative is a proof that amending legal documents to make them inclusive for all gender is an attainable goal, and if there is a bill. Also, see, equal participation of men and women, it is not only a prerequisite for justice and democracy, it is an inevitable condition for harmonious human existence as well. हम ये जो इशू की बात करते हैं विच इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी एंड स्क्रूटनी ऑफ विमेन, दिस शुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेस.
because we need to promote gender equality in social and political arena. So it is the need of our in our country to have equal participation of all the sections of society in the mainstream political activity. And for that, we need necessary steps, those steps that will promote it. Considering the legally backed youth and women quota reserved for youth and women on or a specified proportion of young candidates, all are registered parties, they are contesting an election, they must field. Society needs to deconstruct the stereotype of women as limited to only household activities. In this 21st century, when people of all gender are leading the world with compassion, strength and ambition, the Indian Parliament needs to reflect this on its standing. There should be the recognition, the correction of the past errors through the amendment to these rule books and laws. Constitutions are just the starting points and must lead to the sensitivity and equal treatment and appreciation for the people of India regardless of the gender. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.